नमस्कार साथियों, अतुल्यम अकेडमी परिवार में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम आज पृथ्वी और सौरमंडल की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों की यहाँ चर्चा करेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, सौरमंडल के विभिन्न ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई, इस पर हमारे विद्वानों ने विभिन्न प्रकार के विचार व्यक्त किए और जब ये प्रश्न विद्वानों के सामने आया, तो उन्होंने अलग-अलग आधार पर इसकी उत्पत्ति की व्याख्या करने का प्रयास किया है। तो सामान्य रूप से हम ये देखते हैं कि हमारी पृथ्वी की जो उत्पत्ति के सिद्धांत हैं, उन्हें 3 भागों में विभाजित किया जाता है मूल रूप से। जब उन्हें हम 3 भागों में विभाजित करते हैं, तो 3 भाग कौन-कौन से हैं, उनको हम देखते हैं। 3 भाग हैं, पहला है एक तारक परिकल्पना। एक तारक परिकल्पना एक तारक परिकल्पना में हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत को जो का आधार माना गया है, वो एक तारे को, आदि सूर्य को माना गया है कि एक ही तारे से हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। इस परिकल्पना के जो समर्थक विद्वान हैं, उनमें इमैनुएल कांट हैं, जिन्होंने 1755 में वायव्य राशि परिकल्पना दी थी, और दूसरे जो समर्थक विद्वान हैं वो लाप्लास हैं, जिन्होंने 1796 में अपनी परिकल्पना दी थी, नीहारिका परिकल्पना के रूप में। दूसरा जो सिद्धांत है, द्वैतवादी परिकल्पना है। द्वैतवादी परिकल्पना के जो समर्थक विद्वान हैं, वो हमारी पृथ्वी और सौरमंडल की उत्पत्ति 2 तारों से मानते हैं। 2 तारों के आपस में गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से पृथ्वी और अन्य ग्रहों के निर्माण की कल्पना की गई है। इनमें समर्थक विद्वान चैम्बरलिन और मोल्टन हैं, जिन्होंने 1905 में सिद्धांत दिया था। जेम्स जीन्स और जेफरी जो हैं, उन्होंने 1919 में ये सिद्धांत दिया था। एच.एन. रसेल 1937 में सिद्धांत दिया था। ये 3 महत्वपूर्ण द्वैतारक परिकल्पना के समर्थक विद्वान हैं। आधुनिक जो विचारधारा है, आधुनिक विचारधारा में अंतरिक्ष में जो धूल है और जो अंतरतारक धूलि परिकल्पनाएं या विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ हैं, उनमें महाविस्फोट से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की कल्पना की गई है। अंतरिक्ष की धूल या पूरे ब्रह्मांड के महाविस्फोट से इसकी कल्पना की गई है। इसके समर्थक विद्वान में ऑटो श्मिड है, 1943 में इन्हें अंतरतारक धूलि परिकल्पना सिद्धांत दिया था, और जॉर्ज लेमेत्रे जो है, उन्होंने 1927 में बिग बैंग सिद्धांत दिया था। बिग बैंग सिद्धांत जो है वो वर्तमान में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। तो हम देखिए, हम जब पृथ्वी की उत्पत्ति के प्रश्न के समाधान की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ सबसे पहले क्या हुआ, 3 तरह की एक वर्गीकरण हमारे पास आ गया। कुछ समर्थक विद्वान हैं जो एक तारे से सूर्य से ही पृथ्वी और अन्य ग्रहों की, पूरे ब्रह्मांड के निर्माण की कल्पना करते हैं। कुछ जो विद्वान हैं वो 2 तारों के आपसी टकराव, उन दोनों तारों के आपसी टकराव या दोनों की आकर्षण शक्ति, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से ग्रहों की रचना की कल्पना करते हैं। और आधुनिक सिद्धांत में अंतरिक्ष में जो बिखरी हुई धूल है, उनके संघनन से या ब्रह्मांड में विस्फोट से पृथ्वी की और सौरमंडल के निर्माण की कल्पना की गई है। अब हम आगे देखते हैं एक तारक परिकल्पना। कांट और लाप्लास की परिकल्पनाओं का एक तुलनात्मक हम एक साथ ही देख रहे हैं यहाँ। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कांट की जो गैसीय परिकल्पना है वो क्या कहती है। कांट जो महोदय थे, उन्होंने गैसीय परिकल्पना के रूप में ये कहा था कि प्रारंभ में जो कण थे वो गतिहीन थे। कांट की जो गैसीय परिकल्पना है वो इस आधार पर है कि प्रारंभ में जितने भी पदार्थ थे वो क्या थे, गतिहीन थे। गतिहीन थे, उनमें गति नहीं थी, गति नहीं थी। दूसरा, वो क्या थे, ठोस थे, और छोटे छोटे टुकड़ों, कण के रूप में वो अलग अलग रूप में बिखरे हुए इस प्रकार से कण के रूप में थे। इन कणों में ये जो कण थे, इन कणों में क्या हुआ, गुरुत्वाकर्षण से टकराव उत्पन्न हुआ। इन कणों में क्या आई शक्ति, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आई। अब यहाँ ध्यान रखना है, पहले इन्होंने क्या कहा कि ये कण जो थे वो स्थिर थे, गतिहीन थे, ठोस थे और अलग अलग रूप में स्थिर थे। इनमें गुरुत्वाकर्षण की शक्ति जब जुड़ जाती है, तो जब गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के प्रभाव से इनमें क्या हुआ, इनमें टकराव उत्पन्न हुआ। ये क्या हुए, टकराव हुआ। और जब इनमें टकराव प्रारंभ हुआ, ये एक दूसरे के पास आने लगे, इनमें अर्थात गति प्रारंभ हुई। इनमें क्या हुआ, गति का जन्म हुआ, गति प्रारंभ हुई। तो जब इनमें गति का जन्म हुआ,
गति का जन्म हुआ तो इनमें क्या दो चीज आई, गर्मी और गति। जब कोई पदार्थ आपस में टकराता है तो उससे क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, और जब उससे ऊष्मा उत्पन्न हुई तो ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण उसमें गति में भी वृद्धि हुई। तो ठंडे कण थे, उनमें गुरुत्वाकर्षण से टकराव हुआ और टकराव से क्या हुआ, गर्मी अर्थात उसमें ऊष्मा का जनन हुआ। ऊष्मा का जनन होने के साथ साथ उसमें गति बढ़ी। जब उसमें गति बढ़ी तो गति बढ़ने के कारण गति, कोई भी गतिशील वस्तु, उसमें दो प्रकार के बल काम करते हैं, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल, है ना। तो जो अभिकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल, ये बल हमेशा किसी भी वस्तु को जोड़ के रखने का काम करता है, और एक बल होता है अपकेंद्रीय बल। दूसरा जो बल होता है वो है अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल, इस अपकेंद्रीय बल की अधिकता हो गई, गति में वृद्धि हुई। गति में वृद्धि हुई तो क्या हुआ, अभिकेंद्रीय बल की तुलना में अपकेंद्रीय बल में वृद्धि हुई। अभिकेंद्रीय बल की तुलना में अपकेंद्रीय बल क्या हो गया, अपकेंद्रीय बल बढ़ गया, इसमें बढ़ा। और जब अपकेंद्रीय बल बढ़ा तो अपकेंद्रीय बल बढ़ने से इससे पदार्थ अलग हो गए, पदार्थ अलग हो गए। और पदार्थ अलग कितने हुए, 9 गैसीय छल्ले अलग हुए, 9 गैसीय छल्ले अलग हुए। और इन 9 गैसीय छल्लों के अलग होने से ये जो ग्रह और हमारी पृथ्वी के निर्माण की बात ये करते हैं। अब दूसरा, जो लाप्लास महोदय थे, उनकी जो निहारिका परिकल्पना है जो 1796 में उन्होंने दी थी। तो देखिए, पहले हमने कांट की गैसीय परिकल्पना को देखा, कितनी आसान परिकल्पना है कि पहले अलग अलग छोटे छोटे कण थे जो गतिहीन थे, उनमें गति नहीं थी, और ठोस थे। ये मेन बात कांट ने कही थी कि क्या थी, कण जो थे वो गतिहीन थे, गतिहीन होने के साथ साथ वो ठोस थे, और वह अलग अलग कणों के रूप में ही विद्यमान थे, उनमें गति नहीं थी, गतिहीन थे। जब गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आने के बाद, गुरुत्वाकर्षण के बाद उनमें गति प्रारंभ हो गई, और जब उनमें गति प्रारंभ हुई तो गति प्रारंभ होने के कारण उनमें टकराव उत्पन्न हुआ, और टकराव उत्पन्न होने के कारण उनमें मुख्य रूप से क्या चीजें डेवलप हुई, जब गति आई तो गति की वृद्धि हुई, टकराव हुआ, ऊष्मा का जनन हुआ। ऊष्मा का जनन होने के कारण उन अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल का जो संतुलन था वो बिगड़ा, और अभिकेंद्रीय बल के स्थान पर अपकेंद्रीय बल में वृद्धि हुई। जब अपकेंद्रीय बल में वृद्धि हुई तो उसकी कोर से पदार्थ बाहर की ओर निकले, 9 छल्ले अलग हुए, और वो 9 छल्ले किस में बदल गए, ग्रहों के रूप में बदल गए। अब हम बात करते हैं लाप्लास महोदय की निहारिका परिकल्पना की। यहाँ इन्होंने जो मेन अंतर कांट महोदय से किया था, वही किया था कि कांट महोदय ने माना था कि प्रारंभ में कणों में गति नहीं थी, वो ठंडे थे, जबकि लाप्लास महोदय ने शुरू से ये माना कि पहले से ही एक गर्म घूमती हुई निहारिका जो थी वो ऑलरेडी पहले से थी। तो ये बात ध्यान रखनी है, लाप्लास महोदय ने कांट से अलग जो विचार रखा, प्रारंभ से ही एक गर्म निहारिका थी, और जिसमें क्या थी, प्रारंभ से ही गति थी, तो ये गतिशील थी, है ना। तो यहाँ कंपैरिजन में बात करेंगे तो कांट में प्रारंभ में कणों में गति नहीं थी, लेकिन लाप्लास महोदय ने उस कमी को दूर किया और ये कहा कि प्रारंभ में ही जो निहारिका थी उस निहारिका में गति थी। तो गतिशील निहारिका से उन्होंने अपने सिद्धांत का प्रारंभ। जब इसमें गति बढ़ी तो गति बढ़ने से एक बड़ा छल्ला टूटकर अलग हुआ, उसके बाद उससे टूटकर अलग अलग ग्रह के निर्माण हुए। तो यहाँ ध्यान रखना, कांट और लाप्लास में जो मेजर अंतर है उसमें कांट में पहले गति नहीं मानी गई थी, लाप्लास महोदय ने उसमें शुरुआत में ही एक निहारिका की कल्पना की, नेबुला कहा गया उसको, और उनको में प्रारंभ से ही गति मानी। गति में वृद्धि होने के कारण उससे भी क्या हुआ कि जब वो का जो ऊपरी सरफेस था वो वायुमंडल के संपर्क में आने के कारण थोड़ा सा ठंडा हुआ, ठंडा होने से उसके आयतन में कमी हुई तो उसकी गति में वृद्धि हो गई, और जब गति में वृद्धि हुई तो
पुनः अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल की बात करते हैं तो अपकेंद्रीय बल की अधिकता के कारण उससे टुकड़े अलग हुए। ये मुख्य रूप से एक तारक परिकल्पना के सिद्धांत थे। नेक्स्ट हम द्वैतवादी परिकल्पना की बात करते हैं जिनमें दो तारों से तो ग्रहाणु परिकल्पना आती है। उसमें मुख्य रूप से जो टीसी चैम्बरलिन और एफआर मोल्टन ने ठोस कण सिद्धांत के रूप में 1905 में दी थी ग्रहाणु परिकल्पना। उसमें कहा था कि एक आदि तारा था, उस आदि तारे के पास एक सूर्य आगंतुक तारा जो भ्रमणशील तारा है वो आता है और उस आदि तारा और भ्रमणशील तारे के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से आदि तारे से कुछ कण टूटकर बाहर की ओर निकलते हैं। ये जो कण है ये बाहर की ओर निकलते हैं, लेकिन जब तक ये जो आगंतुक तारा था ये भी अपनी गति से क्या होता है आगे बढ़ जाता है। तो आदि सूर्य से जो पदार्थ गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से आदि तारे से बाहर निकले वह आगंतुक तारे से भी नहीं जुड़ पाए और आगंतुक तारे से नहीं जुड़कर ब्रह्मांड में फैल गए और इन्हीं बिखरे हुए पदार्थों के संघनन से ग्रहों का निर्माण हुआ। ये ग्रहाणु परिकल्पना है, क्योंकि ये जो निकले हुए पदार्थ थे इनको इन्होंने क्या नाम दिया था, इनको ग्रहाणु नाम दिया था। अर्थात इसमें पहली कंडीशन थी आदि तारा था, ठंडा और ठोस कणों से बना हुआ पिंड था। आदि तारे को इन्होंने क्या माना, ठंडा और ठोस कण से बना पिंड माना। दूसरा जो भ्रमणशील तारा था, इस विशाल तारे के गुरुत्वाकर्षण से सूर्य से गिने छोटे ठोस कण जिनको क्या नाम दिया गया था, ग्रहाणु दिया गया था, ये बाहर निकले। तो इस भ्रमणशील तारे के प्रभाव से ये जो ग्रह अनगिनत जो कण बाहर निकले उनको ग्रहाणु नाम दिया गया था। और इन ग्रहाणुओं के ही आपस में टकराव तैरते हुए ग्रहाणु, ये जो कि पूरे के पूरे उसमें ब्रह्मांड में बिखर गए थे, इन बिखरे हुए ग्रहाणुओं के आपस में टकराव और इनके आपस में जुड़ने से ग्रह का निर्माण हुआ। ये जो ग्रहाणु बिखर गए, फिर धीरे धीरे जब आपस में टकराव के साथ कुछ ग्रहाणु आपस में मिले और उनका आकार वृद्धि हुई तो वो फिर ग्रह के रूप में बदल गए थे। तो ये देखिए मुख्य अंतर क्या है कि ग्रहाणुओं के आपस में तीव्र वेग से टकराने के कारण ही पृथ्वी के अंदर अत्यधिक ऊष्मा पैदा हुई और वायुमंडल रुका। तो जो मुख्य रूप से ये बना कि ग्रहाणु आपस में तीव्र वेग से क्या हुआ, टकराए और उनमें ऊष्मा हुई और उनका एकत्रीकरण हुआ। नेक्स्ट में जब हम जेम्स जीन्स महोदय की बात करते हैं, जेम्स जीन्स महोदय ने ज्वारीय परिकल्पना 1919 में दी थी। जेम्स जीन्स में इन्होंने गैसीय ज्वार से ग्रहों के जन्म की कल्पना की थी। इसमें आदि तारा सूर्य है, एक तारा, एक उसके समीप पर आगंतुक तारा निकला। इस आगंतुक तारा जो था, इस आगंतुक तारे में इतनी अधिक ऊर्जा थी कि वो आदि तारे से बहुत अधिक मात्रा में गुरुत्वाकर्षण से सूर्य की तल पर क्या हुआ, एक विशाल उभार उत्पन्न हुआ। अर्थात आदि तारा और आगंतुक तारा इन दोनों के संपर्क से ग्रहों के निर्माण की यहाँ जेम्स जीन्स ने ज्वारीय परिकल्पना दी थी। अर्थात क्या था, एक ज्वार उत्पन्न हुआ। जिस प्रकार से हमारे चंद्रमा के नजदीक आने से पृथ्वी में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, उसी कल्पना के आधार पर इन्होंने कहा कि एक विशाल तारा अंतरिक्ष में घूमते हुए आदि तारा के नजदीक आया। ये जो आगंतुक तारा था, ये आगंतुक तारा घूमते हुए कहाँ आया, आगंतुक तारा जो था वह घूमते हुए आदि तारा या सूर्य के नजदीक से गुजरा। जब ये सूर्य के नजदीक से गुजरा तो सूर्य की बाहरी सतह पर बहुत अधिक मात्रा में एक ज्वारीय उत्पन्न हुआ। तारे की तीव्र गुरुत्वाकर्षण से सूर्य की सतह पर एक विशाल उभार उत्पन्न हुआ और ये जो विशाल उभार उत्पन्न हुआ ये गैसीय फिलामेंट के रूप में इस सूर्य से क्या हुआ, बाहर निकल गया। ये सूर्य से बाहर निकल गया और जब ये सूर्य से बाहर निकल गया तो सूर्य से ये सिगार के रूप में निकला। किस रूप में निकला, इसमें ये ध्यान रखना है कि सिगार के आकार में बाहर निकला, सिगार के आकार में बाहर निकला। और सिगार के आकार में जो फिलामेंट टूटकर बाहर निकला ये फिर आगे विशाल तारे से भी नहीं जुड़ पाया, क्योंकि तब तक विशाल तारा भी अपनी गति से आगे बढ़ चुका था। तो सूर्य से निकला हुआ जो गैसीय फिलामेंट था वह आगंतुक तारे की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर निकला, लेकिन उस आगंतुक तारे में भी ये नहीं जुड़ पाया। और चूंकि इस ज्वारीय फिलामेंट में खुद का गुरुत्वाकर्षण भी था, इसलिए पुनः आदि तारा सूर्य के साथ भी जाकर नहीं मिल पाया। उससे क्या हुआ कि विशाल तारे से जैसे जैसे दूर हुआ फिलामेंट सूर्य के चक्कर लगाने लगा और टूटकर ग्रहों में बदल गया। ये जो फिलामेंट था, ये फिलामेंट क्या हुआ, ना तो आदि तारे के साथ मिल पाया और ना ही हमारे सूर्य जो इनका पेरेंटल पदार्थ था उनके साथ जाके मिल पाया। लेकिन
धीरे धीरे क्या हुआ, ये है आपस में जो टुकड़े थे ये टूटकर ग्रहों में बदल गया, और यही जो फिलामेंट था जिसको सिगार के आकार का था, ये हमारे जो वर्तमान ग्रह हैं उनकी कल्पना की भी पुष्टि करता है। क्योंकि हम अगर ग्रहों का एक क्रम देखें तो ग्रहों का जो क्रम है उनको भी अगर ये सीधी रेखा में रखा जाए तो वो सिगार के आकार में ही दिखाई देते हैं। जैसा कि हम देखते हैं ये फिलामेंट जो है, सिगार का फिलामेंट, ये इस आधार पर था, किनारों पर पतला हिस्सा है, दोनों तरफ किनारों पर पतला हिस्सा है, मध्य में जो है तो अर्थात किनारों पर आकार में कौन से छोटे चट्टानी ग्रह बुध शुक्र मंगल, ये जो ग्रह हैं ये क्रम किनारों पर कौन से हैं, छोटे ग्रह। मध्य में कौन से हैं, मोटा हिस्सा है, बड़े और विशालकाय गैसीय ग्रह बृहस्पति और शनि। तो जो फिलामेंट ज्वारी परिकल्पना दी थी, ये फिलामेंट जो है ये ग्रहों की जो वर्तमान स्थिति है उसकी भी व्याख्या करता है। और जेम्स जीन्स की जो सबसे बड़ी सफलता थी वो ये थी कि हमारे सौरमंडल के ग्रहों के मौजूदा क्रम, इनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि हमारी सौरमंडल में मौजूद जो ग्रह हैं अभी उनके मौजूदा क्रम और आकार की यह सटीक व्याख्या दर्शाता है। ये सिद्धांत सटीक व्याख्या दर्शाता है। नेक्स्ट, कोणीय संवेग का जो संकट था, कोणीय संवेग जेम्स का सिद्धांत खारिज हुआ था, उसकी जो कमी थी वो कोणीय संवेग के सिद्धांत के कारण खारिज हुआ था। ये कोणीय संवेग के सिद्धांत की समस्या एक तारक परिकल्पना में भी हमेशा बनी रही थी, है ना, और इन परिकल्पनाओं में भी ये परिकल्पना बनी रही थी। सूर्य के पास सौरमंडल का सबसे अधिक द्रव्यमान है, लेकिन ग्रहों के पास सूर्य से कई गुना अधिक कोणीय संवेग है। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी कंडीशंस हैं उसके कारण दूरी की समस्या, यदि पदार्थ सूर्य से ही टूटकर निकला था तो आज ग्रह सूर्य से इतनी भारी दूरी पर और इतनी तेज गति से चक्कर कैसे लगा रहे हैं। इन दो प्रश्नों का कोणीय संवेग का जो सिद्धांत है उसके जो प्रश्न है उन प्रश्नों का समाधान ये अभी तक के जो सिद्धांत है वो नहीं दे पाए थे, है ना। और इस गणितीय संभावना जो गणितीय समस्या थी इसको सुलझाने के लिए हमें एक अन्य और तारे की आवश्यकता थी, और उसी तारे के आधार पर हम आगे की कल्पना कर सकते थे। तो इस संकट को दूर करने के लिए जो सिद्धांत आया था रसेल की द्वितारक परिकल्पना, उन्होंने एक तीसरे तारे की भी कल्पना करी थी। तो उन्होंने एक तीसरे तारे की कल्पना करी थी और उन्होंने 3 तारों का एक तंत्र दिया था। रसेल की द्वितारक परिकल्पना जो 1937 में जारी की गई थी, उन्होंने सूर्य को एक स्थिर माना, सूर्य अपने स्थान पर ही स्थिर था, सूर्य के साथ एक विशाल तारा और विशाल तारे का ही एक साथी तारा, अर्थात यहाँ 3 तारों से जो है वो कल्पना की गई कि हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। इसके मुख्य अंक क्या है, सूर्य जो है वो अपनी जगह पर स्थिर माना गया, सूर्य क्या है अपनी जगह पर ही स्थिर है। दूसरा, जो साथी तारा है वो सूर्य के चक्कर लगा रहा था, साथी तारा जो है वो सूर्य के चक्कर लगा रहा था, और इस साथी तारे के पास ही एक विशाल तारा, इसकी गुरुत्वाकर्षण साथी तारे को तोड़ा और सूर्य को नहीं। अर्थात इसमें क्या था कि जो सूर्य है वो स्थिर था, एक साथी तारा परिक्रमा कर रहा था, उस साथी तारे के पास एक विशाल तारा गुजरा और उस विशाल तारे ने क्या करा, साथी तारे को तोड़ा, ना कि सूर्य को तोड़ा। साथी तारे को तोड़ा और साथी तारे के टूटने से जो हमारे ब्रह्मांड में विभिन्न ग्रह हैं उनका निर्माण हुआ। अर्थात मुख्य बात, ग्रह जो हैं वो सूर्य से नहीं बने बल्कि किससे बने, साथी तारे के मलबे से बने, और साथी तारा पहले से ही दूर और गति में था, जिससे ग्रहों की अधिक दूरी और उच्च कोणीय संवेग की यहाँ समस्या का समाधान होता है। तो यहाँ रसेल ने महोदय ने जो सिद्धांत दिया उसमें उन्होंने सूर्य के साथ साथ उसकी एक तारे की परिक्रमा पहले से कर ली, और फिर उस जो सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करने वाला तारा था उसके समीप एक विशाल तारा गुजरा। उस विशाल तारा और साथी तारे में जो आपसी गुरुत्वाकर्षण के कारण जो बदलाव हुए, अर्थात विखंडन हुआ, तो किस में हुआ, साथी तारे में हुआ, ना कि सूर्य में हुआ। इस कल्पना के आधार पर उन्होंने अपनी जो द्वितारक परिकल्पना दी थी, और उनका उद्देश्य क्या था, ग्रहों की जो अधिक दूरी थी और कोणीय संवेग की तर्कसंगत व्याख्या करने की उनकी मंशा थी, वो यहाँ उन्होंने उस सिद्धांत में प्रमाणित की। अब अगर हम सिद्धांतों की एक तुलना करें, जेम्स जीन्स और रसेल दोनों जो द्वितारक परिकल्पना के सिद्धांत हैं, जैसे हमने एक तारक परिकल्पना में किया था, लाप्लास और कांट की परिकल्पना की हमने तुलना करी थी कि उन दोनों में मेजर अंतर क्या है। तो हमें केवल एक मेजर अंतर क्या लगा था कि लाप्लास और कांट में मेजर अंतर ये था कि निहारिका जो है एक ने गतिहीन मानी थी और दूसरे ने
उसको गति प्रारंभ से ही गति युक्त माना था। तो कांट ने गतिहीन माना था और लाप्लास ने उसे गति युक्त माना था। अब हम जेम्स जीन्स और एच.एन. रसेल की भी अगर तुलना करें तो इनकी तुलना मुख्य रूप से तारों की संख्या के आधार पर, अर्थात जेम्स जीन्स की जो ज्वारीय परिकल्पना है उसमें 2 तारों आदि सूर्य और विशाल तारे से पृथ्वी के निर्माण की, ब्रह्मांड के निर्माण की कल्पना की गई। द्वितारक परिकल्पना जो रसेल की थी उसमें 3 तारों को माना गया, सूर्य, साथी तारा और विशाल तारा। ग्रहों के स्रोत की बात करें तो ग्रह सीधे सूर्य के गैसीय पदार्थ से बने। जेम्स जीन्स की परिकल्पना में ग्रह क्या है, सीधे सूर्य से बने, जबकि रसेल ने कहा कि ग्रह साथी तारे के मलबे से बने। ये मेजर अंतर है, सूर्य से निर्माण नहीं मानते। कोणीय संवेग की बात करें तो जो जेम्स जीन्स की परिकल्पना थी वो ग्रहों की तीव्र गति को समझाने में क्या रही थी, विफल रही थी, नहीं समझा पाई थी। लेकिन रसेल की जो परिकल्पना थी उसने उच्च कोणीय संवेग की सटीक व्याख्या की थी, उच्च कोणीय संवेग की इन्होंने व्याख्या करी थी। दूरी के तर्क की बात करें तो ग्रहों को सूर्य से बहुत पास होना चाहिए था, ज्वारीय परिकल्पना में सूर्य के नजदीक होना चाहिए था, और साथी तारे की जो कक्षा के कारण अधिक दूरी तर्कसंगत है। तो जो अधिक दूरी है उसकी व्याख्या रसेल महोदय के द्वारा की गई है ना, और सूर्य के पास बहुत अधिक दूरी के ग्रह हैं, कैसे हैं इसकी परिकल्पना जेम्स जीन्स नहीं दे पाया। अर्थात दूरी के संदर्भ में भी बात करें तो जेम्स जीन्स की परिकल्पना दूरी की व्याख्या नहीं कर पाई, जबकि एच.एन. रसेल की जो द्वितारक परिकल्पना है उसने ग्रहों की परिकल्पना दूरी के संदर्भ में भी अच्छे से कर दी थी। नेक्स्ट आधुनिक जो परिकल्पना है वो है अंतरतारक धुरी परिकल्पना। अंतरतारक धुरी परिकल्पना जो कब जारी की गई थी, 1943 में ओटो श्मिड ने ये परिकल्पना दी थी। ओटो श्मिड ने गैस और धूली बादल सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। इसमें क्या कंडीशन थी, सबसे पहले जो ओटो श्मिड ने कहा था कि गैसीय बादल ब्रह्मांड में चक्कर लगाते हुए पहले क्या थे, मौजूद गैस और धूल के विशाल बादल से गुजरा, उससे आकर्षित कर लिया। अर्थात ये जो गैसीय बादल थे उस गैसीय बादल के पास से एक तारा गुजरता है, सूर्य, ब्रह्मांड सूर्य, कौन सा सूर्य, जो विशाल तारा सूर्य, ये सूर्य ब्रह्मांड के चक्कर लगाते हुए पहले से मौजूद गैस और धूल के विशाल बादल से गुजरता है और उसे आकर्षित कर लेता है। दूसरा, जब ये आगे बढ़ता है तो आपसी टकराव और गति के कारण ये धूल एक चपटी तस्तरी के रूप में सूर्य की भूमध्य रेखा पर व्यवस्थित हो गई थी। एक चपटी तस्तरी के रूप में ये व्यवस्थित हो गई थी। पहले ये अस्त व्यस्त थी, फैली हुई थी, अब ये क्या हुआ, एक चपटी तस्तरी के रूप में इसके चारों ओर संघनित हो गई। तीसरी कंडीशन में क्या हुआ था, डिस्क के भारी और ठोस कण आपस में क्या हुआ, जुड़ते गए और आपस में जुड़कर बड़े होने से पृथ्वी व अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ। तो ये जो डिस्क में बिखराव था किसका, गैस और धूल के बादलों का, ये गैस और धूल के बादलों का जो बिखराव था ये धीरे धीरे समय के साथ साथ क्या हुआ, ये एकत्रित होता गया, इनमें संघनन हुआ, आपस में जुड़े और आपस में जुड़कर ये क्या हुआ, भारी ठोस कण जो है वो जुड़ गए और जुड़ने के कारण क्या हुआ, पृथ्वी का और उसके ग्रहों का निर्माण हुआ। और इस आधार पर ये, इस पथ पर ये जो है अलग अलग ग्रहों के निर्माण की व्याख्या की गई। चूंकि धूल पहले से ही ब्रह्मांड में गतिमान थी इसलिए ग्रहों के कोणीय संवेग की समस्या को बिना किसी अन्य तारे के सुलझा दिया गया। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यही थी कि पहले हम ये मान रहे थे कि कोणीय संवेग की समस्या का समाधान कैसे करेंगे, तो चूंकि वो जो धूल थी, गैसीय बादल जो थे वो ऑलरेडी पहले से क्या हो रहे थे, गतिमान अवस्था में थे और गतिमान अवस्था में थे इसलिए सूर्य जब वहां से गुजरा, सूर्य ब्रह्मांड के जो पदार्थ हैं वो उसकी आकर्षण शक्ति के कारण उसके चारों ओर परिक्रमा लगाने लगे और समय के साथ साथ वो संघनित होकर ग्रहों में परिवर्तित हो गए। तो इससे कोणीय संवेग की समस्या का समाधान भी हो गया था। नेक्स्ट जो वर्तमान में सबसे अधिक प्रचलित सिद्धांत है महाविस्फोट, बिग बैंग सिद्धांत। इस बिग बैंग सिद्धांत को 1927 में जॉर्ज लेमेत्रे द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसमें जो मूलभूत संकल्पना थी वो थी कि एकल बिंदु था, इसको हम एकल बिंदु कहते हैं, सिंगुलरिटी एकल बिंदु। इस एकल बिंदु की क्या थी, 13.8 अरब वर्ष पूर्व ये एकल बिंदु था। 13.8 अरब वर्ष पहले क्या था, एकल बिंदु था। पूरा ब्रह्मांड, सभी तारे, ऊर्जा, स्थान, समय, अनंत घनत्व वाले बिंदु में सिमटा हुआ था। अर्थात ये जो सारा का सारा ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड, ये जो सारी बातें वो किसमें थी, इस बिंदु में समाहित थी। अर्थात कब, 13.8 अरब वर्ष पूर्व, 13.8 अरब वर्ष
पूर्व कुछ भी नहीं था, केवल एक एकल बिंदु था और इस एकल बिंदु से विस्तार हुआ। ये किसी बम का फटना नहीं था, बल्कि स्थान का अत्यंत तीव्र गति से विस्तार था। अर्थात इस एकल बिंदु का ही फिर क्या हुआ, विस्तार हुआ। विस्तार होने के साथ साथ ठीक इसी क्षण समय की शुरुआत हुई, है ना। ये इसके आधार पर ही समय की कल्पना की गई। और ये जो महाविस्फोटकारी सिद्धांत है कि इस एकल बिंदु 13.8 अरब वर्ष पहले जो एकल बिंदु था, उसी में सभी तारे, ऊर्जा, सब कुछ उसी में समाहित थे। धीरे धीरे उससे उसका विस्तार होता गया, निरंतर विस्तार करता। अर्थात ये जो संकल्पना है, ये गतिशील संकल्पना है कि एक निरंतर चलने वाली इस परिकल्पना को माना गया। इसमें समय दर समय विस्फोट भी होते गए। विस्फोट होने के बाद पदार्थ ब्रह्मांड में अपनी निर्धारित गति से घूमते रहे, उनमें आपस में टकराव हुआ। टकराव के कारण के बाद में उनमें संलयन हुआ। संलयन होने के बाद वो जुड़े। जुड़ने के बाद फिर कहीं विस्फोट हुआ, फिर बिखराव हुआ। ये एक तरह से ये सतत प्रक्रिया इसमें जारी मानी गई। तो महाविस्फोट सिद्धांत जो है, इसकी वो प्रमाणित करने के लिए 2008 में भी जेनेवा में जो CERN है, उसने भी एक सिद्धांत इसमें एक लेबोरेटरी में वर्क किया था, एक गुफा के अंतर्गत काम किया था। तो उससे भी ये प्रमाणित हुआ था कि एक बहुत अधिक विस्फोट से ब्रह्मांड की उत्पत्ति प्रमाणित मानी गई थी। ब्रह्मांडीय विकास की जब अगर समय रेखा की बात करें, देखिए उसी ब्रह्म सिद्धांत पर हम आगे आते हैं। तो 13.8 वर्ष पूर्व ये जो एकल बिंदु था, इस एकल बिंदु में क्या होता है, महाविस्फोट होता है। जब ये इस एकल बिंदु में विस्फोट होता है तो ये ब्रह्मांड धीरे धीरे फैलते हैं पदार्थ, फिर वो क्या होते हैं, ठंडे होते हैं। बुनियादी कणों हाइड्रोजन, हीलियम परमाणु का निर्माण होता है। तो जो बहुत अधिक विस्फोट होता है, बहुत अधिक सुपरनोवा कैटेगरी के जब विस्फोट होता है, तो उसमें भारी तत्वों का निर्माण होता है। और उसी क्रम में जब हाइड्रोजन, हीलियम जैसे परमाणु का निर्माण हुआ, उसके बाद गैस के बादल जो अलग अलग फैले थे वो सिकुड़ने लगे। तारों और आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। उसके बाद 4.6 अरब वर्ष पूर्व आकाशगंगा के एक कोने में गैस और धूल के बादल के सिकुड़ने से हमारे सूर्य और सौरमंडल का निर्माण हुआ। अर्थात 13.8 अरब वर्ष पहले जो विस्फोट हुआ, उस विस्फोट के बाद में जब उस विस्फोट से ब्रह्मांड में असंख्य कण बिखरे, फैलाव हुआ, तो वह 4.6 अरब वर्ष के समय तक आते आते आकाशगंगाओं की बहुत असंख्य आकाशगंगाएं हैं। जैसे मिल्की वे हमारी आकाशगंगा है, उसी तरह से अन्य असंख्य आकाशगंगाएं। तो हमारी आकाशगंगा में गैस और धूल के बादल सिकुड़े और सिकुड़ने से सूर्य और सौरमंडल का निर्माण हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं महाविस्फोट के वैज्ञानिक प्रमाणों की। तो देखिए, आकाशगंगाओं का दूर जाना, ये एक वैज्ञानिक प्रमाण है। अब सभी आकाशगंगाएं एक दूसरे से तेजी से क्या हो रही है, दूर भाग रही है। ये सभी आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर भाग रही है। तो ये जो प्रमाण है, ये प्रमाण भी हमारे महाविस्फोट के वैज्ञानिक प्रमाणों में माना जाता है। एडविन हब्बिल ने ये प्रमाण दिए थे 1929 में। यदि हम समय के पहिए को पीछे घुमाएं तो अतीत में सभी निश्चित बिंदु एक ही बिंदु पर रही होगी। ये हमें लगता है एक ही बिंदु पर रही होगी। और इसी कल्पना को लेकर जेनेवा में 2008 में जो सिद्धांत जो रिसर्च प्रारंभ की गई थी, वो इसी सिद्धांत को आधार बनाकर प्रारंभ की गई थी। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड जो है CMBR, वैज्ञानिकों को क्या अंतरिक्ष में हर दिशा से आने वाली एक हल्की रेडियोधर्मी गूंज मिली है। वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में हर दिशा से आने वाली एक रेडियोधर्मी गूंज मिली है और उससे बिग बैंग के समय महाविस्फोट की बची हुई वास्तविक गर्मी और ऊर्जा का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। ये वैज्ञानिक प्रमाण है जो हमें प्राप्त हो चुके हैं। नेक्स्ट, अगर हम इन सभी सिद्धांतों का एक सामान्य विश्लेषण करें तो वो एक की पॉइंट्स के रूप में हमारे पास है। सिद्धांतों का महासंश्लेषण अगर हम करते हैं तो देखिए, परिकल्पना एक तारे से पूरे ब्रह्मांड तक हमारी समझ का जो विस्तार है वो कैसे हुआ, इसको हम देखते हैं शॉर्ट नोट्स के रूप में। एक तारक परिकल्पना सिद्धांत गैसीय प्रतिपादक कौन है, कांट कब दिया, 1755 में। और इनका मूल विचार क्या था, ग्रह किससे बने, अकेले सूर्य के ठंडे कणों से छल्ले अलग होने से। अर्थात एक तारक परिकल्पना में कांट ने जो गैसीय परिकल्पना दी, उसमें केवल मूल विचार ये था कि अकेले सूर्य के ठंडे होने से ग्रह ठंडे कणों से छल्ले अलग हुए और उससे
ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। दूसरी एक तारक परिकल्पना, निहारिका परिकल्पना, लाप्लास महोदय ने 1796 में दी। गर्म निहारिका के सिकुड़ने और छल्ले टूटने से, गर्म निहारिका के सिकुड़ने और छल्ले टूटने से लाप्लास महोदय ने ग्रहों के विचार सिद्धांत को प्रतिपादित किया। द्वैतवादी परिकल्पना की बात करते हैं तो ग्रहाणु परिकल्पना किसने दी? चैम्बरलिन ने दी। सूर्य से निकले ठोस कणों के जुड़ने से हमारी पृथ्वी और ग्रहों का निर्माण की ये व्याख्या करते हैं। द्वैतवादी परिकल्पना जेम्स जीन्स महोदय ने दी, वो कहलाती है ज्वारीय परिकल्पना। जेम्स जीन्स ने 1919 में ये परिकल्पना दी। सूर्य से निकले गैसीय सिगार के टूटने से, सूर्य से जो निकला गैसीय सिगार था उसके टूटने से ग्रहों की प्रामाणिकता इन्होंने सिद्ध करी। द्वैतवादी परिकल्पना द्वितारक परिकल्पना, जिसके का नाम है द्वितारक, दो तारों से परिकल्पना, चूंकि इसमें क्या सूर्य सहयोगी नहीं है, सूर्य से परिकल्पना नहीं मानी है। इन्होंने साथी तारे और जो आगंतुक तारा था उससे परिकल्पना दी थी। रसेल 1937 में सूर्य के साथी तारे के मलबे से, सूर्य का जो साथी तारा था और एक आगंतुक तारा था उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से, अर्थात यहाँ विभाजन जो हुआ था, यहाँ विखंडन जो हुआ था वो किस में हुआ था? साथी तारे में हुआ था, न कि सूर्य में हुआ था। तो सूर्य के साथी तारे के मलबे से ग्रहों की परिकल्पना दी थी रसेल महोदय ने। आधुनिक परिकल्पना जो थी गैस के बादलों, धूल से जो है वो ऑटो स्मिथ ने 1943 में दी थी। अंतरिक्ष में तैरते हुए धूल और गैस के बादल जो स्वयं गतिमान थे, अंतरिक्ष में तैरते हुए धूल और गैस के बादल आपस में ठंडे होकर जुड़े, उनके संघनन होने से वो ठोस पदार्थ में बने, उससे जो परिकल्पना दी थी ऑटो स्मिथ की अंतर तारक धूलि परिकल्पना, वो आधुनिक परिकल्पना में मानी जाती है। और सर्वमान्य जो परिकल्पना है वो है बिग बैंग सिद्धांत, जो लेमेत्रे ने 1927 में दिया था। वो क्या कहा था कि एक एकल बिंदु है और उस एकल बिंदु से विस्फोट हुआ था, और उस एकल बिंदु के विस्फोट से ही हमारे पृथ्वी और अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ था। ये एक सामान्य सी हमारी आज पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में जो सिद्धांत थे उन पर एक चर्चा थी। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।